हमारे ऊपर वाले फ्लैट में किराए पर रहने के लिए नया परिवार आ रहा है। इसकी खबर हमें काफ़ी पहले मिल चुकी थी। उस परिवार में एक लड़की भी है, यह जानकर मुझे बड़ी खुशी हुई। पर जब देखा तो उसमें कोई विशेष रुचि नहीं जागी थी मेरी। उन्हें रहते हुए 1 महीना हो गया था, पर मेरी उससे अभी कोई बात नहीं हुई थी, न ही मैंने कभी ऐसी कोशिश की थी। एक दिन अप्रत्याशित रूप से उससे बातचीत करने का मौका मिला था। मेरे एक दोस्त की शादी में वे लोग भी आमंत्रित थे। उसने लाल रंग का सलवार कुर्ता पहन रखा था, माथे पर साधारण सी बिंदी थी और बाल कंधों पर झूल रहे थे। चेहरे पर कोई खास मेकअप नहीं था। ना जाने क्यों उसका नाम जानने की इच्छा हुई तो मैंने पूछा, मैं आपके नीचे वाले फ्लैट में रहता हूँ, क्या आपका नाम जान सकता हूँ? तनुजा। और आपका? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। अभय, मैंने धीरे से कहा। अभय, मेरे मामा के लड़के का भी यही नाम है, मुझे बहुत पसंद है यह नाम, उसने हंसते हुए कहा। उसके खुले व्यवहार को देखकर उससे बातें करने की इच्छा हुई, पर तभी उसकी सहेलियों का बुलावा आ गया और वह दूसरी ओर चली गई। पहली मुलाकात के बाद ऐसा नहीं लगा कि मैं उसे पसंद कर सकता हूँ। दूसरे दिन जब मैं दफ्तर जाने के लिए घर से बाहर आया तो देखा कि वह सीढ़ियाँ उतर रही है। वह मुस्कुराई। हेलो। मैंने भी उसके अभिवादन का संक्षिप्त सा उत्तर दिया, बस इससे अधिक कोई बात नहीं हुई थी। इसके बाद बहुत दिनों तक हमारा आमना-सामना ही नहीं हुआ। इस बीच मैंने उसके बारे में सोचा भी नहीं। मैं सुबह 9:30 बजे ही दफ्तर चला जाता और शाम को 8 बजे तक घर आता था। एक ही इमारत में रहने के कारण धीरे-धीरे मेरे और उसके परिवार वालों का एक दूसरे के यहाँ आना-जाना शुरू हो गया। खाने-पीने की चीज़ों का आदान-प्रदान भी होने लगा, पर मैं किसी बहाने से कभी भी उसके घर जाने की कोशिश नहीं की थी। एक दिन माँ को तेज बुखार था, पिताजी दौरे पर गए हुए थे। मेरे दफ्तर में एक जरूरी मीटिंग थी, इसलिए छुट्टी लेना असंभव था। मैं परेशान हो गया कि क्या करूँ, माँ को किसके हवाले छोड़कर जाऊँ। तभी मुझे तनुजा की माँ का ध्यान आया, शायद वे मेरी कुछ मदद कर सके। यह सोचकर मैं उनके घर पहुँचा। दरवाज़ा तनुजा ने ही खोला। वह शायद कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी। उसके चेहरे पर खुशी व आश्चर्य के भाव दिखाई दिए। आप आइए आइए, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया है, बैठिए। नहीं, अभी बैठूंगा नहीं, जल्दी में हूँ। चाची जी कहाँ है? माँ, वे तो दफ्तर चली गई। ओह, तो वे नौकरी करती है? हाँ, आपको कुछ काम था? असल में माँ को तेज बुखार है और मैं छुट्टी ले नहीं सकता क्योंकि आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं सोच रहा था कि अगर चाची जी होती तो मैं उनसे थोड़ी देर माँ के पास बैठने के लिए निवेदन करता, फिर मैं दफ्तर से जल्दी आता। खैर, मैं चलता हूँ। तनुजा कुछ सोचकर बोली, ऐसा है तो मैं बैठती हूँ चाची जी के पास, आप दफ्तर चले जाइए। पर आपको तो कॉलेज जाना होगा। कोई बात नहीं, एक दिन नहीं जाऊंगी तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप निश्चिंत होकर जाइए। मैं 5 मिनट में ताला लगाकर आती हूँ। मैं निश्चिंत होकर दफ्तर चला गया। 4 बजे मैं घर आ गया। तनुजा माँ के पास बैठी एक पत्रिका में डूबी हुई थी। माँ उस समय सो रही थी। माँ कैसी है अब? मैंने धीरे से पूछा। ठीक है, बुखार नहीं है। उनसे पूछकर मैंने दवा दे दी थी। मैं आपका शुक्रिया किन शब्दों में अदा करूँ? मैंने औपचारिकता निभाते हुए कहा। अब वे शब्द भी मैं ही आपको बताऊँ? वह हंसते हुए बोली, देखिए, मुझे कोई फिल्मी संवाद सुनने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया है मैंने। यह कहकर वह खड़ी हो गई, लेकिन मैंने उसे ज़बरदस्ती बैठा दिया। नहीं, ऐसा नहीं, चाय पीकर जाइए। मैं चाय बनाने रसोई में चला गया। तब तक माँ भी जाग गई थी। हम तीनों ने एक साथ चाय पी। उस दिन तनुजा मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तनुजा के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचता रहा। हमारा आना-जाना अब बढ़ गया था। वह भी कभी-कभी आती, मैं भी उसके घर जाने लगा था। फिर यह कभी-कभी का आना-जाना रोज़ में बदलने लगा। जिस दिन वह नहीं मिलती थी, कुछ अधूरा-सा लगता था। धीरे-धीरे मेरे मन में तनुजा के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा था। क्या मैं वास्तव में उसे चाहने लगा था? इसका निश्चय मैं स्वयं ही नहीं कर पा रहा था। उसका आना, उसे देखना, उससे बातें करना सब अच्छा लगता था, पर एक बात जो मेरे मन में शुरू से ही बैठी थी कि वह बहुत सुंदर नहीं है, हमेशा मेरा निश्चय डगमगा देती। अपनी कल्पना में शादी के लिए जैसी लड़की मैंने सोच रखी थी, वह बहुत ही सुंदर होनी चाहिए थी। लंबा कद, दुबली-पतली, गोरी, तीखे नैन नक्श, मेरे खींचे एक काल्पनिक खाके में तनुजा फिट नहीं बैठती थी। केवल यही बात उससे मुझे कुछ भी कहने से रोक लेती थी। तनुजा ने भी कभी कुछ नहीं कहा मुझसे, पर उसे भी मेरी मौजूदगी पसंद थी, इसका एहसास मुझे कभी-कभी होता था। पर मैंने कभी आजमाना नहीं चाहा। मैं स्वयं ही इस संबंध में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था और न ही मैं कुछ कह पा रहा था। एक दिन तनुजा पिकनिक से लौटकर मुझे वहाँ के किस्से सुनाने लगी। बातों ही बातों में उसने बताया, आज हम लोग पिकनिक पर गए थे। वहाँ एक ज्योतिषी बाबा थे।
सब लड़कियां उन्हें हाथ दिखा रही थी, मैंने भी अपना हाथ दिखा दिया। वैसे मुझे इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है, फिर भी न जाने क्यों दिखा ही दिया। जानते हैं उसने क्या कहा? क्या? मैंने उत्सुकतावश पूछा। तनुजा ज्योतिषी की नकल करते हुए बोली, बेटी तुम्हारे भाग्य में दो शादियां लिखी है। पहली शादी के 6 महीने बाद तुम्हारा पति मर जाएगा, लेकिन दूसरी शादी के बाद तुम्हारा जीवन सुखी हो जाएगा। कहकर तनुजा खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन मैं सन रह गया। इस बात को कोई तूल न देते हुए वह आगे भी कई बातें बताती गई, पर मैं कुछ न सुन सका। बचपन से ही दादा दादी, माँ और पिताजी को ज्योतिषियों पर विश्वास करते देखा था। हमारे घर हरिराम स्वामी हर महीने आया करते थे। वे ग्रहों व नक्षत्रों की स्थिति देखकर जैसा करने को कहते थे, हम वैसा ही करते। ज्योतिष पर मेरा दृढ़ विश्वास था। तनुजा की कही बात इतनी गहराई से मेरे मन में उतर गई कि उस रात मैं सो नहीं सका। करवटें बदलते हुए सोचता रहा कि मैं तो तनुजा के साथ जीना चाहता हूँ, मरना नहीं। फिर क्या उसकी दूसरी शादी मुझसे होगी? मगर मैं तो शादी ही नहीं करना चाहता था। फिर कैसा तनाव हो गया था मेरे मस्तिष्क में। मैं अगले कई दिनों तक तनुजा का सामना नहीं कर सका। किसी न किसी बहाने उससे दूर रहने की कोशिश करने लगा, मगर 2-3 दिनों में ही वह सब कुछ समझ गई। एक शाम मैं अपनी बालकनी में बैठा था कि तभी तनुजा आई और मेरे पास चुपचाप खड़ी हो गई। मैं कुछ नहीं बोल पाया। वह काफ़ी देर तक खड़ी रही, फिर पलटकर वापस जाने लगी तो मैंने पुकारा, तनुजा। वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी भीगी पलकें देखकर मैं भाव विहल हो उठा। तनुजा, क्या हुआ? तुम मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझसे नाराज हो गए? ये 4 दिन बरसों के समान भारी थे मुझ पर। यूं तो एक पल भी आपके बिना। वाक्य पूरा करने से पहले ही उसकी आवाज़ रुंध गई और वह भागकर बाहर चली गई। मैं अवाक सा कुर्सी पर बैठा रह गया। मेरे हाथ पैरों में इतनी हिम्मत नहीं रह गई थी कि उठकर उसे रोकता और उससे कह देता, हाँ तनुजा, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तनुजा चली गई थी। उसकी बातें सुनकर मैं बेचैन हो उठा। वह वास्तव में मुझे चाहने लगी थी, इस बात का मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं खाना पीना सोना सब कुछ भूल गया। निर्णय लेने की शक्ति जैसे समाप्त हो चुकी थी। तनुजा के इजहार के बाद मैं भी उससे मिलने का साहस नहीं कर पा रहा था। इसके बाद तनुजा मुझे बहुत दिनों तक दिखाई नहीं दी। एक दिन अचानक पता चला कि उसे कुछ लोग देखने आ रहे हैं। एकाएक मैं बहुत परेशान हो गया। इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। लड़का खुद भी तनुजा को देखने आ रहा था। तनुजा बहुत गंभीर थी। मेरा उससे सामना हुआ पर वह कुछ नहीं बोली। दूसरे दिन पता चला कि उन्होंने तनुजा को पसंद कर लिया है। अब सगाई की तारीख पक्की करने फिर आएंगे। सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कोई बहुत प्रिय चीज मुझसे छीनी जा रही हो, लेकिन उस वक्त मैं बिल्कुल बेजान सा हो गया था, जैसे कुछ सोचने और करने की हिम्मत ही नहीं रह गई हो। सारा दिन अकेले बैठकर सोचता कि अगर तनुजा सचमुच मुझे पसंद करती है तो उसने किसी और से शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? फिर वह इतनी सुंदर भी नहीं जितनी मैं चाहता हूँ। उससे ज़्यादा खूबसूरत लड़की भी मुझे मिल सकती है, फिर तनुजा ही क्यों? और वह ज्योतिषी वाला बात, 2 शादियाँ, विधवा, यह सब सोच सोच कर मैं पागल सा हो जाता। एक हफ्ता यूं ही बीत गया। इस बीच तनुजा जब भी दिखी मैं उसे नजरें चुरा लेता। एक दिन लड़के वाले फिर आए और अगली माह को सगाई की कोई तारीख पक्की कर कर चले गए। मैं खोया खोया सा रहने लगा। सगाई की तारीख पक्की होने के बाद तनुजा फिर मेरे घर आने जाने लगी। जब भी आती मुझसे पहले की तरह बातें करती, पर मैं असामान्य हो चला था। शादी के विषय में न मैंने उससे कोई बात की थी और न ही बधाई दी थी। तनुजा के घर सगाई की तैयारियां शुरू हो गई थी। सगाई व शादी में 15 दिनों का अंतर था। मैं अपना मानसिक तनाव कम करने के लिए दूसरे शहर अपनी मौसी के घर चला गया था। वहीं पर 20-25 दिनों तक रुका रहा, क्योंकि तनुजा की शादी देख पाना असहनीय था मेरे लिए। जब मैं वापस आया तनुजा ससुराल जा चुकी थी। मैं अपना मन काम में लगाने लगा, मगर मेरे दिलो दिमाग पर तनुजा का ख्याल इस कदर हावी था कि उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाता था। कुछ दिनों बाद मेरे घर में भी मेरी शादी की बात छिड़ गई। माँ ने कहा, अब तेरे लिए लड़की देखनी शुरू कर दी है मैंने। नहीं नहीं, अभी रुक जाइए 3-4 महीने। मैंने माँ से कहा, क्यों? 28 वर्ष का हो गया है, अधेड़ होकर शादी करेगा क्या? फिर यह 3-4 महीने का क्या चक्कर है? मैं यह सब नहीं जानती। यह देख 3 फोटो है, इसमें से कोई पसंद हो तो बता दे। माँ का मन रखने के लिए मैंने तीनों फोटो देखी थी। देख, इसके नैन नक्श काफ़ी आकर्षक लग रहे हैं। रंग भी गोरा है, कद लंबा है, पर मुझे उसमें कोई सुंदरता नजर नहीं आई थी। फोटो में मुझे तनुजा ही दिखाई दे रही थी। मैंने माँ से कहा, नहीं माँ, अभी थोड़ा रुक जाओ। क्यों?
क्या तूने कोई लड़की पसंद कर रखी है? देर करने का कोई कारण भी तो होना चाहिए। मैं चुप रह गया, क्या जवाब देता? पर मैं सचमुच इंतज़ार कर रहा था कि कब तनुजा विधवा हो और कब मैं अपने मन की बात उससे कहूँ। शादी के 2 महीने बाद तनुजा पहली बार मायके आई तो हमारे घर भी आई। शादी के बाद वह बहुत बदल गई थी। साड़ी में उसे देखकर मन में हुक सी उठी कि तनुजा तो मेरी थी। मैंने इसे किसी और को कैसे हो जाने दिया? कैसी हो तनुजा? मैंने पूछा था। अच्छी हूँ, खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। आप कैसे हैं? ठीक हूँ। तुम्हारे पति का स्वास्थ्य कैसा है? अचानक ही मैं यह अटपटा सा प्रश्न कर बैठा था। वह आश्चर्य से मेरी ओर देखते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ है उन्हें? नहीं, यूं ही पूछा था। मैं हड़बड़ा कर बात को संभाला। वे तुम्हारे साथ नहीं दिखे इसलिए। ओह, लेकिन वे तो मेरे साथ ही आए हैं, घर पर आराम कर रहे हैं। अच्छा। तनुजा चली गई। उसे खुश देखकर मेरा मन बुझ गया। मुझसे दूर जाकर जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो मैं ही क्यों पागलों के समान उसकी राह देखता हूँ। तनुजा के ख्याल को मैंने दिमाग से झटक देना चाहा। इस बीच माँ रोज ही किसी न किसी लड़की का जिक्र मेरे सामने छेड़ देती, लेकिन मैं टालता रहता क्योंकि मन में एक आशा बंधी थी कि शायद ज्योतिषी की बात सच हो जाए। वक्त धीरे धीरे सरकता रहा। देखते ही देखते 5 साल बीत गए। मैं इंतजार करता रहा, पर ज्योतिषी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध नहीं हुई। तनुजा अपने पति के साथ हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रही थी। मैं अपना सब कुछ खो चुका था। ये 5 साल मुझ पर एक सदी से भी भारी थे। एक एक पल मैंने किसी मनचाही खबर के इंतजार में गुजारा था, लेकिन यह समाचार मुझ तक कभी नहीं पहुंचा। मैं बहुत अस्थायी हो गया था। स्वार्थ इंसान को इस कदर नीचे गिरा देता है। आज सोचता हूँ तो आत्मग्लानि से भर उठता हूँ। माँ बहुत बीमार थी। उस दिन वे मुझसे रोते हुए बोली, अभय, तू मुझे चैन से मरने भी देगा या नहीं? एक दिन उन्होंने मुझे शादी के लिए मजबूर कर दिया। मैं मन से तनुजा का था। यह बात मैं उन्हें कैसे बताता? माँ से क्या? यह बात मैं किसी से भी नहीं कह पाया था, तनुजा से भी नहीं। काश मैंने उससे इस संबंध में कुछ कह दिया होता। मैंने माँ की बात मान ली। वक्त का महत्व मुझे अच्छी तरह समझ आ चुका था कि जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते, वक्त भी उनका साथ छोड़ देता है। अक्सर मैं सोचता कि तनुजा की शादी तय होने के वक्त मैं कहाँ था? सड़क के किनारे धूनी रमाए किसी ज्योतिषी ने तनुजा से यूं ही कुछ कह दिया और मैंने आंखें मूंद कर उस पर विश्वास कर लिया, जबकि तनुजा ने खुद उसका विश्वास कभी नहीं किया। न जाने क्यों उस वक्त मैं अपार सुंदरता को पाना चाहता था। आत्मविश्वास की कमी या निर्णय ले पाने की अक्षमता में मैंने खुद ही वह सुनहरा अवसर खो दिया था। कुछ अनोखा पाने की चाह में जो कुछ सामने था उसे स्वीकार नहीं कर पा सका और भटकता रहा। मगर मेरी तलाश कभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि मन का रिश्ता सुंदरता के सारे आयामों से ऊपर होता है। और मन ने जो कुछ कहा मैंने उसे कभी नहीं सुना। महज एक ज्योतिषी की बात मानकर अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज खो दी थी। माँ की बात मानकर मैंने उन्हें लड़की पसंद करने के लिए कहा, क्योंकि पसंद नापसंद करने की और दोष निकालने की मेरी उम्र बीत चुकी थी। पर माँ बोली, नहीं, ऐसा नहीं, तू खुद ही पहले लड़की देख ले, बात का झंझट मुझे पसंद नहीं। नहीं माँ, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा, मैंने धीरे से कहा। माँ ने राखी को पसंद किया। एक साधारण सा सगाई समारोह हुआ। राखी को उसी दिन देखा था। एक उड़ती सी दृष्टि डाली थी मैंने उस पर उसने मुझे कुछ ऐसे देखा था जैसे बरसों से जानती हो। एक पल में तनुजा की तुलना मैंने राखी से कर डाली। सगाई की अंगूठी पहनाते वक्त भी मैं तनुजा के बारे में ही सोच रहा था। राखी से मेरी कोई बात ही नहीं हो पाई। फिर हमारी शादी हो गई। शादी में तनुजा भी अपने पति के साथ आई थी। उसे देखकर जख्म फिर ताज़ा हो गया। फिर उसे पहले तक मन में एक उम्मीद बंधी थी। माँ से वादा किया था। फिर राखी अब मेरी पत्नी थी। तनुजा को अब मुझे भूलना होगा। यह सोचकर मैंने राखी से कहा था, आज हमारी शादी की पहली रात है। वादा करो कि हर कदम पर मेरा साथ दोगी। अगर कभी मैं कहीं कमजोर पड़ गया तो सहारा देकर मुझे संभाल लोगी। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसे ही बनकर रहूंगी। अब तो मेरा जीवन ही आपका है। पर यह कमजोर पड़ने वाली बात आपने क्यों कही? ऐसे ही कभी कभी जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जब इंसान किसी गलत इच्छा या गलत भावना के वशीभूत होकर कोई गलत काम कर बैठता है। बस उस समय तुम मुझे संभाल लेना। तनुजा के बारे में कुछ बताने की मैंने आवश्यकता नहीं समझी। मैं नए सिरे से जिंदगी शुरू करना चाहता था। राखी मेरे लिए बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। उसके आते ही माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार होने लगा। वह मेरा पूरा ख्याल रखती थी। दूसरी ओर मैं भी अपनी ओर से कोई कमी न रखता। दीपावली नज़दीक आ रही थी। तनुजा मायके आई हुई थी। उसके घर में पुताई हो रही थी। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। राखी और मैं तनुजा से
मिलने उसके घर आए। राखी काम में तनुजा की मदद कराने लगी। मैं भी मदद कराने के उद्देश्य से इधर-उधर फैली हुई किताबें समेटने लगा। अचानक एक डायरी मेरे हाथों से गिरकर खुल गई। तनुजा की लिखावट थी, अभय को। मैं अपना नाम पढ़कर चौंक गया। मैंने इधर-उधर देखा, फिर मैंने झुककर डायरी उठा ली और पढ़ने लगा। जितना मैं अभय को चाहती हूँ, काश वह भी मुझे उतना ही चाहता। कल मेरी शादी है, मैं किसी और की हो जाऊंगी। काश मैं अभय की हो पाती। इसके आगे मैं नहीं पढ़ सका। मेरी आंखें नम हो उठी। अचानक तनुजा मेरी ओर आई, फिर चौंक कर बोली, अरे यह तो मेरी डायरी है, आपने पढ़ी तो नहीं? नहीं तनुजा, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। यह लो अपनी डायरी। तनुजा ने मेरे हाथों से डायरी खींच ली। वह पलटकर अंदर जाने लगी तो मैंने उसे पुकारा, तनुजा जी क्या बात है? कुछ नहीं। फिर न जाने क्यों उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, सदा सुखी रहो। तनुजा मेरी ओर देखती रह गई। राखी भी बाहर आ गई थी। मैं उससे बोला, चलो राखी, घर चले, माँ इंतजार कर रही होगी। फिर तनुजा की ओर देखे बिना मैं राखी को साथ लेकर अपने घर वापस आ गया। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब